नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूं डेली न्यूज एनालिसिस की बात, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। इसमें कोई भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का अपडेट होता है तो मैं उसको आप तक पहुंचाता हूं, बहुत ही सरल और देसी अंदाज में उसको पूरा एनालिसिस करके बताता हूँ। LIC एजेंट अगर आप हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लीट एनालिसिस करके बताऊंगा कि सरकार फिर से 6.5% LIC का स्टेक क्यों बेचना चाहती है, इसके पीछे की रीजंस क्या हैं और यहाँ पर LIC फॉर सेल का टैग मैंने क्यों लगा रखा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, यहाँ पर 5 जून 2024 से 5 जून 2025 के बीच में मैंने डेली लाइव चैलेंज लिया, जिसमेमें 2,90,000 रुपए के 65 कोर्सेज में दे चुका हूं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ पर 65 या 66 हजार इंश्योरेंस एडवाइजर्स अब तक जुड़ चुके हैं। 1300 से ज्यादा वीडियोस मैं आपके लिए बना चुका हूं। अगर आप एक इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं, आपका जो सवाल है, जो टॉपिक है सेल्स एंड मार्केटिंग को सपोर्ट करने के लिए, हर सवाल का जवाब मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि 1300 वीडियोस आपके लिए बन चुकी हैं। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक LIC एजेंट हैं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो मैं तो चाहूंगा इस पूरी वीडियो को आप देखिए। बट अगर आप एक LIC एजेंट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो एनालिसिस कंप्लीट रिसर्च के बाद में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आई चैलेंज की ऐसा एनालिसिस आपको कोई भी नहीं देगा, इंक्लूडिंग आपके DO या ब्रांच मैनेजर भी। इस वीडियो को हो सके तो अपने ब्रांच मैनेजर्स और DO तक भी पहुंचाइए और आगे LIC के हायर अथॉरिटीज तक भी पहुंचाइए, क्योंकि मैं सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करूंगा, मैं सॉल्यूशंस की भी बात करूंगा। इस वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि सरकार LIC का स्टेक बार बार बेचने की बातें क्यों कर रही है, सरकार आखिर किन वजहों से किसी प्रॉफिटेबल कंपनी, किसी प्रॉफिटेबल संस्था LIC जैसी संस्था में अपनी हिस्सेदारी बेचती क्यों है, इसके पीछे रीजंस क्या है। क्या ये बिक्री धीरे धीरे होगी या फिर एक साथ LIC को प्राइवेट कर दिया जाएगा, क्या LIC को प्राइवेट कहना सही है या नहीं है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इसका काम कर रहे एजेंट्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप LIC एजेंट हैं, क्या इससे कंपनी की छवि, रेपुटेशन खराब होगी, क्या लोगों का ट्रस्ट कम होगा इस एक्टिविटी से। सरकार LIC का स्टेक जो बेच रही है, इससे एजेंटों की स्थिति में क्या चेंज आएगा, कौन सी नई रणनीति आपको अपनानी पड़ सकती है, क्या LIC को फिर से 100% गवर्नमेंट कंपनी फिर से बनाया जा सकता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा 3.5% स्टेक बेच दिया गया है, वहां पे पब्लिक शेयर होल्डिंग आ चुकी है, अब 6.5% की बात हो रही है। एक ह्यूज अमाउंट LIC की तरफ से सरकार लेना चाहती है। इसके रीजंस बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, बट ऐसे जितने सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं 100% क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। जरा ये न्यूज कटिंग्स को देखिए, ये तो मैंने 10-15 न्यूज कटिंग्स के स्क्रीनशॉट आपको दिखाए हैं। आज हर किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन में लिखा हुआ है कि LIC इज फॉर सेल। अब वो किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट ये प्रूफ के तौर पे आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्ड है। जिन जिन बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इस बात को बड़ी ही डिटेल्ड में इसको कवर किया है। इसी में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपना स्टेक क्यों बेच रही है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिए कि LIC ने ये फैसला लिया है, सरकार ने फैसला लिया है कि वो आने वाले 2 सालों के अंतर्गत में LIC में फिर से 6.5% की हिस्सेदारी या स्टेक छोटे छोटे हिस्सों में बेचने वाली है, या वो इकट्ठा भी बेच सकती है, बट पॉसिबिलिटी छोटे छोटे हिस्सों में। ठीक है, अब ये बेचने वाली क्यों है, न्यूज क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हुआ क्या है। ये कदम एक स्ट्रेटेजिक योजना का हिस्सा है गवर्नमेंट की, जिसके तहत भारत सरकार अपने CPSEs, जिसको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की कंपनीज की बात करते हैं, जहां पे LIC एक सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे है, उसकी हिस्सेदारी को बाजार में ऑफर करना होता है लोगों को पब्लिक शेयर होल्डिंग के माध्यम से। तो इसको बोलते हैं CPSEs को यहां पर चेंज करना। न्यूज ये भी है कि जब ये होगा तो SEBI के जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वाले नॉर्म्स हैं, MPS उसको बोलते हैं, इसका पालन गवर्नमेंट को करना है। अब आपका सवाल होगा कि MPS है क्या, तो MPS SEBI यानी कि जो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका एक नियम है, उसको MPS बोलते हैं। उस नियम के अनुसार हर लिस्टेड कंपनी को कम से कम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग में लेके आना होता है, यानी कि उस कंपनी की 25% हिस्सेदारी पब्लिक में आना कंपलसरी है, SEBI का नियम है। अब यहां पर LIC भी इस मानक के पीछे है, क्योंकि LIC भी पब्लिक शेयर होल्डिंग में जा चुकी है, भले ही 3.5% में है, लेकिन LIC को भी अगर हम SEBI के MPS रूल की बात करें तो उसको भी 25% स्टेक पब्लिक को देना होगा। मई 2022 में जब LIC का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, 3.5% स्टेक पब्लिक को ऑफर किया गया था, उस टाइम पर लिस्टिंग हुई थी, तब सरकार ने मात्र 3.5% स्टेक दिया था। अब 6.5% और करना है।
तो अब सेबी ने सरकार को कहा है कि मई 2027 तक इसको 10% तक लेके आना पड़ेगा। तो 3.5% हो चुका है, 6.5% अगर कर देंगे तो 10% 2027 तक का जो डील एलआईसी को दिया गया था वो एलआईसी को पूरा करना है। तो आने वाले 2 सालों में ये काम होना ही है अगर सेबी के एमपीएस रूल की बात करें तो। अब कितना पैसा आएगा इससे गवर्नमेंट को, अगर मौजूदा शेयर प्राइस को देखें तो 6.5% की हिस्सेदारी बेचने से सरकार को करीब करीब 35 से 40 हजार करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। ये सीधा सीधा सरकार की जेब में जा सकता है पैसा 6.5% की हिस्सेदारी को देने से, और इससे भी ज्यादा जा सकता है। सरकार का एलआईसी का स्टेक बेचने के पीछे क्या रीजन से, उस पर अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि सेबी के नियमों का पालन करना है जी, पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाना है, वो अनिवार्य है, उससे सरकार नहीं बच सकती क्योंकि सेबी का नियम है। दूसरा ये भी है कि राजकोषीय घाटा कम करना है। जो फिस्कल डेफिसिट की बात हम करते हैं, सरकार को अपनी फंडिंग की जरूरतें पूरी करनी है। भारत सरकार की दलीलें हैं कि उसको फिस्कल डेफिसिट को कवर करना है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भी वो कह रहे हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी लानी है जी हमको, इसलिए हम निवेशकों को जोड़ना चाहते हैं एलआईसी से, इसलिए हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप समझिए कि इंश्योरेंस एजेंट होने के नाते आपके लिए इस न्यूज का क्या मायने रखता है। सबसे पहला आपके दिमाग में सवाल होगा कि यार इससे कस्टमर में ट्रस्ट कम नहीं होगा, विश्वास का संकट तो पैदा नहीं हो जाएगा। तो अगर सरकार बार बार स्टेक बेचती है तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि एलआईसी में सरकार की जो हिस्सेदारी है, सरकार की जो पकड़ है वो ढीली होती जा रही है। जब सरकार की पकड़ ढीली होती जा रही है तो डिसीजन मेकिंग की पावर सरकार से धीरे धीरे प्राइवेट की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग एलआईसी से मुंह मोड़ सकते हैं। कई सारे ऐसे पॉलिसी होल्डर हैं जो इस बारे पर सवाल उठा सकते हैं और उठा भी रहे हैं आज की डेट में। दूसरा ये मायना हो सकता है कि ब्रांडिंग और प्रचार में बदलाव। अगर एलआईसी इस चीज को फॉलो करती है तो एजेंट्स को अब नई तरीके से मार्केट में पेश करना पड़ेगा, नई तरीके से आपको हर बात पे इस बात पे जोर देना पड़ेगा कि एलआईसी अभी भी सरकार के अधीन है। एलआईसी का जो नियंत्रण है वो भारत सरकार के हाथों में और वो बिल्कुल सुरक्षित हाथों में। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा अभी। अब तीसरा पॉइंट है कि अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अब अपॉर्चुनिटीज क्या है, एलआईसी में स्टेक सेल से मार्केट में एक बड़ी चर्चा बनेगी, तो एलआईसी की हाइप बहुत तगड़ी बन जाएगी। किसी भी कंपनी को अगर फेमस करना है तो कुछ अनप्लेजेंट एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, तो एलआईसी के नाम से भी गवर्नमेंट इस टाइप का कुछ करने की कोशिश कर सकती है। एलआईसी की ब्रांड जो है वो फिर से स्पॉटलाइट में आ सकती है, जिससे जो एलआईसी को नहीं जानता वो भी जान लेगा। अब ये समय है एलआईसी एजेंट्स के लिए मैक्सिमम विजिबिलिटी देने का और क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा एंगेज करने का, इस तरीके से। चौथा, नए निवेशक आएंगे, आपके पास में नए इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं जो एलआईसी का स्टेक ले सकते हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ने से एलआईसी के शेयर बाजार में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो एलआईसी की जान पहचान और बढ़ेगी। जो नहीं जानता वो जानेगा, एलआईसी कंपनी में हिस्सेदारी लेने की कोशिश करेगा, जिससे कंपनी को और ट्रांसपेरेंट, डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म के साथ में काम करना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस थोड़ी स्ट्रिक्ट है। इसका जो इंपैक्ट है वो लॉन्ग टर्म में एजेंट्स की क्रेडिबिलिटी पर भी बढ़ सकता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में पांचवा पॉइंट है शेयर होल्डिंग कम लेकिन भरोसा बरकरार। ये आप इस बात से समझ सकते हैं, शेयर होल्डिंग भले ही कम हो रही है लेकिन एलआईसी का भरोसा आज भी मार्केट में है, क्योंकि एलआईसी इज ओनली वन ऑफ द कंपनी जिसके पास इंश्योरेंस एक्ट 1956 का, एलआईसी के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोवरेन गारंटी अवेलेबल है। भले ही सरकार अपनी हिस्सेदारी घटा रही है लेकिन एलआईसी के ऑपरेशंस, एलआईसी का पे आउट और सरकार की गारंटी अभी भी इंटैक्ट है। यहां पर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। अब बीमा एजेंट्स को करना क्या चाहिए? मेरे हिसाब से आपको अपने क्लाइंट्स को सही जानकारी देनी चाहिए कि प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी का। जब भी 51% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी प्राइवेट के हाथों में जाती है, देन यू कैन कॉल इट एज अ प्राइवेट कंपनी। बट एलआईसी में तो मात्र 3.5% स्टेक गवर्नमेंट से गया है प्राइवेट के हाथों में, तो इसको प्राइवेट कंपनी कहना लॉजिकली गलत होगा। इसका पॉलिसी धारकों के पैसे या एलआईसी की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एलआईसी की भारत सरकार की जो सॉवरेन गारंटी वो आज भी बनी हुई है। अब मैं आपको थोड़ा अंदर लेके चलता हूं, थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको डिटेल एनालिसिस बना के दूं। तो थोड़ा सा एलआईसी को समझते हैं, एलआईसी है क्या और खास क्यों है, क्यों एलआईसी एजेंट्स को इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों कुछ कस्टमर्स इतना ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एलआईसी सिर्फ एक बीमा कंपनी नहीं है, ये एक फीलिंग है। कई लोग आज भी उनकी इंश्योरेंस कंपनी मैक्स से है, एचडीएफसी से, वो कहते हैं मेरे पास एलआईसी है, मतलब बीमा का मतलब एलआईसी है। 1956 में जब भारत में बीमा कंपनियों का विलय हुआ था, राष्ट्रीयकरण जिसको नेशनलाइजेशन बोलते हैं, वो हुआ था, तो उसको सारी 256 कंपनी को मिलाकर के एक एलआईसी कंपनी बनाई गई थी। पिछले 60, 67, 68 सालों में एलआईसी ने भारत की करोड़ों की जनता को अपने साथ में जोड़ा है, उनका पैसा सुरक्षित रखा है और उनके जीवन को सुरक्षित भविष्य देने का काम किया है।
एलआईसी ने सरकार को हर साल हजारों हजारों करोड़ों का डिविडेंड पे किया हुआ है। एलआईसी के पास देश की कुल प्रीमियम हिस्से की हिस्सेदारी की बात करें तो वो 50 से 60% की हिस्सेदारी आज के डेट में भी है। वो 55-60 हो सकती है, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज अगर आपको बताऊं तो लेमन लैंग्वेज में तो 50 से 60% की मार्केट हिस्सेदारी आज के डेट में भी एलआईसी की और सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर। ये कोई घाटे वाली कंपनी नहीं है या घाटे में चल रही है ऐसा कंपनी नहीं है जिसको बेचने की जरूरत गवर्नमेंट को पड़ रही है। तो इस बात पे मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन भी आपको शेयर करना चाहूंगा। अब गवर्नमेंट की दलीलों को थोड़ा स्टडी करोगे तो आपको बड़ी अजीबोगरीब चीजें समझ में आएंगी। पहला दलील है कि गवर्नमेंट का कि सेबी का 25% का पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल है। ठीक है, वो बात सही है कि 25% शेयर पब्लिक होल्डिंग के पास में आने चाहिए। एलआईसी में 3.5% है, इसको 25% करना पड़ेगा और 2-3 सालों में ये करना है। पर सेबी ने एलआईसी को 2027 तक का टाइम अलग से दिया हुआ है। अभी उसको कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बड़ी कंपनी है। दूसरा, राजकोषीय घाटा की अगर हम बात करें, फिस्कल डेफिसिट, सरकार बोल रही है हमारा फिस्कल डेफिसिट ज्यादा और उसको कम करने के लिए हमें पैसा चाहिए, हमें सड़कें बनानी है, अस्पताल बनाना है, सब्सिडी देनी है, योजनाएं चलानी है, वी नीड फंड्स। तो एलआईसी का शेयर बेच करके 35-40 हजार करोड़ रुपए, 70 हजार करोड़, 80 हजार करोड़, क्या पता 1 लाख करोड़ रुपए एलआईसी से अगर गवर्नमेंट जुटा लेती है तो भाई सवाल ये है, कभी एलआईसी, कभी बीपीसीएल, कभी एयर इंडिया, क्या सरकार अपने भविष्य के कमाऊ स्रोत को इग्नोर करते हुए बेच करके आज की जरूरत तो पूरी नहीं कर रही है? मतलब मैं आज की चीजें सोच करके फ्यूचर में जो मेरे को और ज्यादा रिटर्न बना के देने वाली कंपनियां हैं मैं उनको बेच तो नहीं रहा हूं और एग्जैक्टली हो भी यही रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इनका कि भी डिसइन्वेस्टमेंट की हमारी रणनीति है जी, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस, ये उनका कहना है। सरकार कारोबार चलाने के लिए नहीं है, शासन करने के लिए है। ये बात मैं कहीं हद तक मैं इससे पार्शियली अग्री भी करता हूं, लेकिन इसमें विवेक की जरूरत है, इसमें थोड़ा पेशेंस की जरूरत थी। और भी अल्टरनेट ऑप्शंस मैं खुद गवर्नमेंट को आज 4-5 तरीके बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को हो सके तो अपने अधिकारियों तक शेयर जरूर करें, हो सकता है कोई पॉइंट गवर्नमेंट को पसंद आ जाए और वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन इसमें काफी सारा पेशेंस चाहिए था। मुनाफे वाली कंपनी को बेचना और घाटे वाली कंपनी को संभालना, ये मेरे हिसाब से कोई भी तर्कसंगत डिसीजन नहीं लगता। गवर्नमेंट को मैं यहां पर 0 नंबर देना चाहूंगा। अब आप सोच के देखिए, क्या एलआईसी जैसी प्रॉफिटेबल कंपनी को बेचना सच में एक समझदारी का डिसीजन था? देखिए, घर में अगर पैसों की तंगी हो जाती है तो क्या आप अपने घर के बर्तनों को बेचना शुरू कर देते हो? क्या आप अपने घर का बेड, चूल्हा, प्रेशर कुकर या पूरा घर बेचने पे आ जाते हो? बहुत ही रेयरली होता है ऐसा। जब खाने के लाले पड़ गए, जब आप रोड पे आ गए, तब ऐसी नौबत आती है। लेकिन मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमारे देश में। वी आर द वन ऑफ द ग्रेट नेशन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बट हाउ कैन यू से दैट कि हमारे फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो रहे हैं तो हमारे को पैसा चाहिए, और वो भी उस कंपनी को बेचने से पैसा चाहिए जो देश की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज में से एक है। देखिए, यहां पर जो सवाल मैंने पूछा था कि क्या आपके पास में अगर पैसा खर्च हो जाए, खत्म हो जाए, क्या आप घर के भाड़े बर्तन बेचना शुरू कर दोगे? तो आपका जवाब होगा नो ब्रो, वी विल रिड्यूस आवर एक्सपेंसेस। हम खर्चे घटाएंगे, हम कर्ज नहीं लेंगे, हम कमाने के बारे में सोचेंगे, हम सेविंग को बढ़ाएंगे। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? इस पे आप कमेंट करके बताइए। देखिए, बुनियादी ढांचे नहीं बेचे जाते हैं क्योंकि वो भविष्य में काम आते हैं। टेम्पररी सॉल्यूशंस के बारे में आप देख सकते थे, लेकिन टेम्पररी सॉल्यूशंस के चक्कर में प्रॉफिटेबल कंपनी को बेचना मेरे को लॉजिकल नहीं लगा। अब यहां पर वही ऐसे एलआईसी देखो, सरकार की कमाई का नियमित सोर्स है, भरोसेमंद स्रोत है, ट्रस्ट है लोगों का, जनता का भरोसा कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, सरकार की सोवरेन गारंटी है। तो इसमें धीरे धीरे निजी हाथों में इसको दिया जाना मेरी समझ से बाहर है। अब मैं आपको 4-5 ऑप्शन बताने की कोशिश करूंगा जो विकल्प के तौर पे देखे जा सकते थे। मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट ने इस पर अच्छे से रिसर्च शायद नहीं करी। पहला विकल्प ये हो सकता था कि एलआईसी से स्पेशल डिविडेंड लिया जा सकता था, और ज्यादा डिविडेंड ले सकते थे आप। सरकार एलआईसी से एकमुश्त डिविडेंड मांग सकती थी। हर साल 3,000 से 5,000 करोड़ रुपए तो देती है एलआईसी, उसे एक ही बार में 20-30 हजार करोड़ रुपए एलआईसी आराम से दे सकती है, एक बार में दे सकती है। एलआईसी के स्टॉक को, एलआईसी को डिसइन्वेस्टमेंट करके पब्लिक शेयर होल्डिंग में लाने से मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा डिसीजन था। एलआईसी अगर सरकार बोलती तो एलआईसी 2-5 लाख करोड़ रुपए ऐसे ही दे देती है। एलआईसी के पास बहुत पैसा है।
सोवरेन बॉन्ड जारी कर सकती थी गवर्नमेंट एलआईसी के, और एलआईसी के नहीं भी करती तो और सोवरेन बॉन्ड जारी कर करके मार्केट से लोगों से पैसा उठा सकती थी और सिक्योर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा ले सकती थी, जिसमें एलआईसी का नियंत्रण अपने पास ही रख सकती थी। लेकिन एलआईसी के स्टेक को गवर्नमेंट ने बेचना ज्यादा प्रेफर समझा, जो हमारी समझ से बाहर है। तीसरा, टैक्स में रिफॉर्म ला सकती थी बिना जनता पर बोझ डाले हुए, लूपहोल्स को बंद करके, क्योंकि एलआईसी के अंदर काफी लूपहोल्स हैं, टैक्स कलेक्शंस में काफी लूपहोल्स हैं, उनको ध्यान में रख करके उनको इंप्रूव करके ज्यादा पैसा बचाया जा सकता था गवर्नमेंट का, जिससे फिस्कल डेफिसिट को कम किया जा सकता था, घाटे वाली पीएसयूज को सुधारा जा सकता था। हालांकि इस बात में मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करूंगा, बहुत सारी लॉस मेकिंग पीएसयूज को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, फंडिंग दी और आज वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को बेच देना ये समझ से बाहर है। एसेट्स को मोनेटाइजेशन कर सकते थे, उस पर एक प्रॉपर डिटेल एनालिसिस हो सकता था। जमीनें, रेलवे स्टेशन बंद पड़े, सरकारी गेस्ट हाउसेज लीज पे दिए हुए, रेंट पे देकर के कमाई और ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ाई जा सकती थी। ये अधिक सुरक्षित था और स्थायी उपाय था, एक परमानेंट सोल्यूशन था गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसको रेंट आउट करके या उनको बेच करके बहुत सारा पैसा रेज किया जा सकता था। लेकिन एलआईसी जैसी कंपनी को टच करके मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर मैं आपको फाइनेंशियल मेजरमेंट्स के हिसाब से देखो तो ठीक है, आई अग्री विद दिस कि क्या ये डिसीजन सही था, हाँ ठीक है, अगर मैं खाली पैसे के हिसाब से मामले को देखूं तो। लेकिन अगर आप बोलोगे कृष्णा भाई दूरदर्शी सोच के साथ एक बार बताओ, तो मैं बोलूंगा ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है गवर्नमेंट का, एलआईसी जैसी प्रॉफिटेबल कंपनी को बार बार पब्लिक शेयर होल्डिंग में लेके आना और 25% तक स्टेक दे देना, ये मुझे समझदारी का डिसीजन नहीं लगता। हो सकता है मेरी नॉलेज कम हो तो आप कमेंट करके मेरी नॉलेज बढ़ा भी सकते हैं। तीसरा, लोगों की भावना यहां से जुड़ी हुई है, लोगों का भरोसे का पहलू है एलआईसी। एलआईसी इज वन ऑफ द फीलिंग ऑफ इंश्योरेंस, उसको तोड़ने का काम गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है कहीं ना कहीं। और एक आम जनमानस को यही लगता है कंपनी प्राइवेट हो गई, कंपनी भैया बिक चुकी है। हमारे को हर रोज ऐसे लोग बोलते हैं कंपनी तो तुम्हारी बिक चुकी है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और प्राइवेट इंश्योरेंस ने इसका पूरा भरपूर फायदा उठाया। अब देखिए, क्या एलआईसी को 100% सरकारी कंपनी फिर से बनाया जा सकता है क्या? उसका जवाब है बिल्कुल हाँ। कैसे? 6 पॉइंट है, इसको भी डिटेल में बताऊंगा अभी। पहला, शेयर को बाईबैक करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को 3.5% शेयर बाईबैक करने पड़ेंगे, वापस लेने पड़ेंगे। सेबी से डीलिस्टिंग की अनुमति लेनी पड़ेगी, सेबी में जो लिस्टिंग हुई है एलआईसी की उसको डीलिस्ट करना पड़ेगा, बहुत इजी प्रोसेस है। अनलिस्ट करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है, गवर्नमेंट आराम से कर सकती है। तीसरा, एलआईसी एक्ट में फिर से संशोधन करना पड़ेगा। 2021 में एलआईसी में जो बदलाव हुआ था, संसद में फिर से एलआईसी एक्ट के ऊपर संशोधन करके इसको खत्म करना पड़ेगा। चौथा, बजट में फंडिंग की व्यवस्था को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। शेयर खरीदने के लिए सरकार को पैसा भी चाहिए, कम से कम 40, 50, 60 हजार करोड़ रुपए शायद चाहिए होगा। वो पैसा सरकार को लोगों को देना पड़ेगा ताकि उनसे शेयर वापस लिए जा सके। कानूनी और निवेशकों की चुनौती यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो कुछ प्राइवेट निवेशक कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं कि पहले आप देते हो, पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर आप डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, सॉरी पहले डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, अब आप बाईबैक की बात कर रहे हो। तो एलआईसी को कानूनी तौर पर भी फाइट करनी पड़ सकती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति होना जरूरी है। जो व्यक्ति मोदी जी कश्मीर से 370 हटा सकते हैं तो वो एलआईसी का 3.5% स्टेक वापस गवर्नमेंट में बहुत आसानी से ला सकते हैं। अब ये समझने वालों के लिए इशारा काफी है। लेकिन डिटेल में अगर हम इसको देखें, क्या सरकार को बचे हुए सभी शेयर वापस खरीदने होंगे? ठीक है, यस खरीदने होंगे। एलआईसी की जो भी 96.5% हिस्सेदारी है उसको 100% करना पड़ेगा। 3.5% आईपीओ के जरिए जो लाया था उसको डीलिस्टिंग करनी पड़ेगी और शेयर्स बाईबैक करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, सेबी के नियमों के हिसाब से ये सारी चीजें अलाउड हैं। उसके बाद में सेबी और स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टिंग की अनुमति भी मिलना बहुत ही पॉसिबल है। पूरा डिटेल में मैंने इसका एनालिसिस दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। बजट सरकार को हजारों करोड़ रुपए चाहिए होंगे नो डाउट, बट बहुत ही इजीली एलआईसी खुद पे इसको दे सकती है। अब कुछ व्यावहारिक समस्याएं आ सकती हैं। बड़ी धनराशि कम से कम 40-50 हजार करोड़ रुपए अलग से चाहिए, फंड चाहिए ताकि शेयर्स को बाईबैक किया जा सके। मार्केट की रिएक्शंस को एलआईसी को हैंडल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। डीलिस्टिंग थोड़ा सा क्रिटिकल चीजें होती हैं, बाईबैक क्रिटिकल चीजें होती हैं, तो सरकार अस्थिर भी हो सकती है। पैसे की जो स्टॉक मार्केट में जो इसकी जो वैल्यू है इस टाइम पे वो गिर भी सकती है। उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर होमवर्क करना पड़ेगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, मोदी जी ये कर सकते हैं। कानूनी विवाद आराम से निपट सकते हैं उनसे, ये बहुत ही इजीली है। क्या ये पहले हो चुका है? गवर्नमेंट ने कहीं ऐसे हुआ है? बिल्कुल हुआ है। देखिए एयर इंडिया, सरकार ने पहले इसको पहले सरकारी थी फिर प्राइवेट हुआ, फिर उन्होंने वापस खरीदने के बजाय इसको फिर से बेच दिया। ऐसा बार बार हुआ है। ओएनजीसी में भी ये काम पहले हुआ है,
ठीक है, हिस्सेदारी बार बार घटाई और बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम का जो रेलवे है पहले प्राइवेटाइज किया गया था, फिर कुछ हिस्से वापस लेकर के फिर से नेशनलाइज कर दिया गया। तो ये सारी चीजें वर्ल्ड में कई बार ऐसी हो चुकी हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो दोबारा से एलआईसी को फिर से कर सकती है। अब कुछ और भी बहुत ही, क्योंकि हमारे देश में बुद्धिजीवी लोग कम नहीं है, वो बोलेंगे अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, सब बेकार है, एलआईसी का स्टेक बेचना बहुत बढ़िया डिसीजन था। तो उन लोगों से 15 सवाल पूछ लीजिए आप। अगर एलआईसी हर साल हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा दे रही है तो उसे बेचने की जरूरत क्यों है? क्या आप अपनी कमाई देने वाली संपत्ति सिर्फ खर्चे पूरे करने के लिए बेच दोगे क्या? जब एलआईसी का निर्माण जनता के पैसे के भरोसे से हुआ है तो ऑनरशिप कहां से आ गई? यहाँ पे प्राइवेट हाथों में देने का लॉजिक समझ में नहीं आया। ठीक है, क्या और एलआईसी जैसे भरोसेमंद संस्था के स्टेक बेचने से जनता का भरोसा कम नहीं होगा क्या? सरकार, इसे ऐसे 15 सवाल मैंने पूछे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रखिए और उनसे पूछिए जो इसका समर्थन कर रहा है। अब अगर एलआईसी 25% तक प्राइवेट हो जाती है तो एलआईसी एजेंट का भविष्य क्या सुरक्षित रहेगा? देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट है। पहला, सरकार 75% की मालिक तब भी बनी रहेगी। एलआईसी पूरी तरीके से प्राइवेट नहीं होगी, इसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, वो आसान नहीं है। तो अगर 25% पब्लिक हो भी जाती है तब भी शेयर होल्डर्स की दखलंदाजी यहाँ पर ठीक है थोड़ा बढ़ेगी, लेकिन नहीं हो पाएगी, क्योंकि 100% अगर ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास नहीं भी रहेगी तो 75% ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगी। कोई भी प्राइवेट का बंदा उसको ओवरलैप करके गवर्नमेंट को प्रेशर नहीं कर सकता कि नहीं नहीं ये नहीं करो वो करो, लेकिन हाँ कुछ हद तक इसको मैनिपुलेट जरूर किया जाएगा। दूसरा, प्रॉफिट मोटिव रहेगा। मतलब देखो, अगर 25% तक हिस्सेदारी प्रॉफिट प्राइवेट की आ जाती है तो भाई उनको पैसा बनाना है, उनको देश की संस्था से, उनको पब्लिक शेयर होल्डिंग, उनको लोगों की भलाई से, देश में सड़कें बन रही नहीं, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पैसा छापना है। तो डेफिनेटली प्रॉफिट मोटिव तो बढ़ेगा, 25% ही सही लेकिन बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा, एजेंट को काम थोड़ा सा अकाउंटेबल हो जाएंगे, एजेंट आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, थोड़ा आपको और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट आपको देखने को मिल सकता है, आपके ऊपर प्रेशर और बढ़ाया जा सकता है, आपके कमीशन स्ट्रक्चर को और ज्यादा चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एलआईसी एजेंट का फ्यूचर सिक्योर रहेगा? देखिए दोनों आंसर है, हाँ भी है और ना भी है। हाँ कैसे है? अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, अगर आप खुद को अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं, अगर आप एडवाइजर बनने के लिए तैयार हैं तो आप यहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर वही पुराने ढर्रे पर अगर आप चलते रहेंगे तो आपके लिए सस्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलआईसी एजेंट कैसे सर्वाइव करेंगे उसके मैं 7 पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो चैलेंज कर रहा हूं, आप देश के एलआईसी के सीईओ अगर आप भेजेंगे वो भी इस बात से एग्री करेंगे। इसमें बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड रिसर्च मैंने करी है, मेरे किसी भी वीडियो को हल्के में मत लीजिए फ्रेंड्स। पहला, एडवाइजर बनिए, सेलर मत बनिए। सर एलआईसी की नई पॉलिसी आई है, सोचा आपको बताते हुए चलो, ये काम नहीं करना है आपको। अब सिर्फ पॉलिसी बेचने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर बनना ही पड़ेगा, तब आप इस मार्केट में टिक के काम कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर आउट फ्रॉम द मार्केट। दूसरा, आपको डिजिटल इनोवेशंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग अडॉप्ट करनी पड़ेगी, आपको वर्चुअल मीटिंग्स लेनी पड़ेंगी, आपको सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज करने ही पड़ेंगे। तीसरा, क्लाइंट एजुकेशन पर फोकस करना पड़ेगा। क्लाइंट को कई सारी चीजें पता है लेकिन कई सारी चीजें नहीं भी पता है, यू हैव टू एजुकेट द क्लाइंट। जो जरूरत जो एजेंट जरूरत को समझ जाता है वही भरोसेमंद एजेंट बन पाता है। इमोशनल और लॉजिकल पिच के साथ में मार्केट में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। मल्टीपल प्रोडक्ट नॉलेज रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ एलआईसी की नॉलेज है भैया बाकी मैं नहीं जानता। सर बाकी आप देख लो भैया, टर्म प्लान, पेंशन प्लान, हेल्थ प्लान, सारे राइडर्स, मार्केट के प्लान्स, कॉम्पिटिटर्स के प्लान सब आपको स्टडी करने पड़ेंगे, तब जाके आप अपने क्लाइंट को एलआईसी के लिए मोटिवेट कर पाओगे। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पे फोकस करिए, जिनके पास ज्यादा पैसा है उनको प्रायोरिटी दीजिए। आप वहां पे टिकट साइज बढ़ेगा तो आपका कमीशन भी बढ़ेगा। आप लल्लू पंजू छोटी छोटी 100 रुपए 200 रुपए की पॉलिसी करते रहेंगे, 1000 रुपए पॉलिसी करते रहेंगे, आपको कमीशन नहीं मिलेगा, आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। ऐसे पॉलिसी करने वाले लाखों एजेंट हैं जो 1-1 लाख 2-2 लाख की पॉलिसी बेच रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। क्रॉस सेलिंग करिए, आप अप सेलिंग करिए, मिस सेलिंग मत करिए। आप वेल्थ प्लानिंग में आगे बढ़िए, लोगों को खाली इंश्योरेंस मत दीजिए, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, एस्टेट क्रिएशन, वेल्थ प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं भी प्रोवाइड करिए।
सातवां रेफरेंस लीजिए लोगों से, जो भी आपका क्लाइंट है उससे उसका वीडियो टेस्टिमोनियल लीजिए, ऑडियो टेस्टिमोनियल लीजिए, रिटन टेस्टिमोनियल लीजिए, अपनी वेबसाइट बनवाइए, अपना ऐप बनवाइए, हो सके तो ये तो थोड़ा कॉस्टली हो सकता है बट अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाइए, वहां पर अपने लोगों को, अपने क्लाइंट्स को आप वहां पर यूज करिए, एज अ टेस्टिमोनियल यूज करिए, जिससे आपका ब्रांड बनेगा। ठीक है, वो किसी भी मार्केट कंडीशन में आपको पीछे नहीं होने देगा। अगर आपका कस्टमर स्मार्टफोन पे लाइव जा चुका है, ऑनलाइन जा चुका है, आप भी ऑनलाइन चले जाइए। अगर आप भी ऑनलाइन रहेंगे, वो भी ऑनलाइन रहेगा, तो आपकी पकड़ आपके क्लाइंट्स पे मजबूत होगी। तो ये था एक डिटेल्ड ओरिएंटेड एनालिसिस। आई होप कि मैं बहुत ही डिटेल में कवर कर पाया। फिर भी कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कंप्लेन है, मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है, मेरा डायरेक्ट नंबर आपके पास में है, या ऑफिस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि कृष्णा लोधियाल अकेडमी के बैनर तले हम एक नया इवेंट करने जा रहे हैं 8 जून 2025 को दिल्ली में गालिब ऑडिटोरियम में। ये 365 दिन के लाइव चैलेंज के कंप्लीशन सेरेमनी के तौर पे होगा, और यहाँ पर पंजाब सर को हमने स्पीकर के तौर पे बुलाया है, और नोएडा के टॉप सेलिब्रिटी इंश्योरेंस एडवाइजर, COT एडवाइजर चितरंजन सर को भी हमने चीफ गेस्ट के तौर पे हमने इनवाइट किया है। और उसके साथ साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के ऊपर में मैं भी आपसे चर्चा करूंगा। ये इवेंट बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट होने वाला है। ऐसा इवेंट आज तक नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसमें हमने जो चीजें ऐड करी हैं बहुत ही यूनिक चीजें हैं। गालिब ऑडिटोरियम दिल्ली का लेआउट आपके सामने है, आप जल्दी से जल्दी अपना टिकट बुक कराएं। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि इस इवेंट में आपके लिए हमने ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग स्नैक्स के अरेंजमेंट्स के साथ साथ आपके लिए वेलकम किट तैयार करी है, लाइव गिव अवे सेशंस, अचीवर्स डेस्क, 12 लाख रुपए साल का कैसे कमाएंगे उसका प्रॉपर एक रोड मैप, MDRT, COT, TOT एडवाइजर्स की शेयरिंग, लाइफ एंड हैप्पीनेस पे बात होगी, प्रो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करोगे, AI की मदद से 10 गुना अपने काम को कैसे बढ़ाओगे, सोशल मीडिया के माध्यम से ब्रांड कैसे बनोगे, ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे अपनी एजेंसी लाइफ को 1 साल के अंतर्गत में, और 365 डे चैलेंज के ऊपर में मेरी बुक भी पब्लिश होगी, और नेटवर्किंग विद चैंपियंस करने का मौका मिलेगा। लाइव क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब होंगे, फोटो सेशंस होंगे, सर्टिफिकेशंस होंगे, अचीवर्स बोर्ड मिलेगा, सरप्राइज अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगा, फोटो एंड वीडियो सेशंस भी होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट होने वाला है। मात्र 1500 रुपीज की फीस है। अगर आप ग्रुप में आते हैं तो 1200 रुपए में आप अपने टिकट बुक करा सकते हैं अपने DO के साथ में। इसके लिए अभी के अभी रजिस्ट्रेशन करिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग से वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। इस वीडियो को हर LIC एजेंट तक पहुंचाइए, ये मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।